रेलवे एएलपी 2024 का आपका मेरा 27 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। उसके सारे मैथ के प्रश्न को देखेंगे कि किस तरह से एएलपी में 2024 में मैथ पूछे गया है। बाकी उससे पहले एक लड़का ने व्हाट्सएप पर भी सेंड किया है कुछ प्रश्नों को। सबसे पहले उसको देख लेते हैं, 2 प्रश्न उसने सेंड किया है। उसके बाद में फिर हम अपने वाले शिफ्ट को देखेंगे 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट को। पहला प्रश्न कह रहा, अब देखिए इसमें जो भी मेरा मैथ गलत इसमें हुआ है उसको भी मैं वहाँ पर बताऊँगा कि गलत किस कारण से हुआ, एग्ज़ाम कैसे निकाला जाता है, ये सब पे डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर उस मैथ को अस्थिर से बनाया जाए तो गलती होगी, उसमें देखना पड़ता है। साइंस भी है, जीके भी है, करंट अफेयर्स भी है, उसमें मैथ भी आ रहा है, रीजनिंग भी आ रहा है। तो सब चीज़ को आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको ये नहीं देखना है कि किसी एक मैथ के ऊपर पड़ जाना है। हाँ, आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए इतनी स्पीड होनी चाहिए कि ताकि आप समय के अंदर में सारे प्रश्न को कर सके, तभी आप निकाल सकते हैं। तो उसमें उसी कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत गलतियाँ हो सकती है, उसी की वजह से मेरा गलती हुआ, वो बीच में हम आपको बताएंगे। करा 13 वर्ष पहले एक मनोरमा की आयु उसकी बहन की आयु की 2/5 गुनी है। ये मेरा शिफ्ट में नहीं है, किसी दूसरे के शिफ्ट में। अभी कितने तारीख का है वो हमें नहीं पता, लेकिन सेंड किया गया। कहा 13 वर्ष पहले मनोरमा की जो आयु है उसकी बहन की आयु की 2/5 थी। मतलब एक मनोरमा है और इसके बाद में एक उसकी बहन है। ये दोनों की आयु की बात कह रहा है कि जो मनोरमा की आयु है उसकी बहन की आयु का 2/5 है। तो यहाँ पर बहन में उसकी का लगा हुआ है तो उसका वैल्यू नीचे वाला होगा, यानी 5 होगा, और मनोरमा की आयु कितनी होगी, 2 होगी। और यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा तो इसका मतलब है कि ये वर्तमान की आयु है। कहाँ है, वर्तमान की है। आगे पढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है कि मनोरमा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात, नहीं सॉरी, ये 13 वर्ष कहाँ है, पहले दिया हुआ है। ये 13 वर्ष कहाँ है, ये 13 वर्ष आपका पहले है। 13 वर्ष कहाँ पहले है। उसके बाद में कह रहा है कि इसकी जो वर्तमान आयु है वो वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया है, कितना है, 3:4 है। कितना है, 3:4 है। ठीक है, आगे आपसे पूछा जा रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा। अब यहाँ पर ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि देखना है कि गैपिंग दोनों जगह सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो प्लस कितना हुआ, 1 हुआ। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर माइनस हो गया कितना, 1। तो दोनों जगह 1 है, लेकिन गैपिंग सेम नहीं है। एक जगह +1 है, एक जगह -1 है, तो डिजिट तो सेम है, लेकिन एक जगह प्लस हो रहा है, एक जगह माइनस हो रहा है, तो इसको हम गैपिंग सेम नहीं कहेंगे। तो इसको सेम करने के लिए क्या रूल है कि उस ऊपर वाला देखेंगे गैपिंग कितना का, 3 का, नीचे का गैपिंग कितना का, 1 का है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को गुना नीचे में करेंगे और नीचे वाला का जो अंतर है उसको ऊपर गुना करेंगे। तो ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 2:5। नीचे अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 3 × 9 और 4 × कितना होंगे, 12। देखिए ये हमें समझाने में टाइम लग रहा, इतना टाइम नहीं लगता है अगर आप चीज़ें पहले से समझा हुआ रहता है तो। अभी इसका हमें कोई वैल्यू नहीं है, अभी आपका नया रेशियो तैयार हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा गैपिंग सेम है, यहाँ पर प्लस भी 7 हो रहा और यहाँ भी कितना हो रहा, +7। किताब कहा कि ये 13 वर्ष पहले और वर्तमान को जो अंतर है वो कितने साल का है, 13 साल का है। यहाँ पर अंतर कितने साल का है, 7 साल का है। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान वाला रेशियो कौन है, ये वाला है, क्योंकि वर्तमान का यहाँ यही है। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 12 × कितना होंगे, 21 हो गए। 7 × 21 और 13 × कितना, 39। मतलब दोनों का जो आयु का योग था वो कितने वर्ष था, 39 वर्ष, जो ऑप्शन में आपको कहाँ 1 नंबर में दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल सही है ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा में। प्रश्न बिल्कुल ही एएलपी में जो पूछा गया इस बार आसान पूछा गया। हाँ, कुछ मैथ में जो प्रश्न है लगभग 3-4 ऐसे हैं जो मुश्किल है, बाकी सारे प्रश्न आपका क्या है, आसान है। अगला जो प्रश्न है वो अच्छी प्रश्न है। कह रहा है कि श्री हरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर। देखिए जब भी एग्जाम में अगर आप मैथ के सवाल या रीजनिंग के सवाल बनाते हैं तो पहले पूरी सवाल को पढ़ लेना है, उसके बाद में आपका दिमाग लगाना है। ये नहीं कि एक लाइन पढ़ें और दिमाग लगाना चालू कर दिए, उसमें आपको क्या होंगे, टाइम भी बर्बाद होंगे। और जहाँ एक लाइन लिखिएगा तो फिर आप उस प्रश्न को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर एक बार आप प्रश्न को पढ़ लेते हैं एग्जाम में तो आपको पूरी नॉलेज हो जाएगा उस प्रश्न के बारे में कि हमें करना क्या है। नहीं तो एक लाइन पढ़ें फिर लिखना चालू करिएगा तो उस स्थिति में आपको बनेगा और समय भी ज़्यादा लग जाएगा। तो पहले पढ़ लेते हैं। करा श्री हरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर और शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है। शेष राशि का आधा भाग वह प्रत्येक माह बचाता है।
यदि वह हर वर्ष 1,80,000 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितना है। अब प्रश्न पढ़ने के बाद में नॉलेज हो गया कि हमें करना क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि श्री हरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थ पर, मतलब मान लेता है कि हरि का जो आय है वो हरि का आय कितने रुपया है, 100 रुपया है। 36% इतने करता है कि हम खाद्य पदार्थों पर खर्च करेंगे 36%, तो इसका 36% कितना होगा, 36 रुपया होगा। 100 का 36% निकालेंगे तो ये कहाँ पर खर्च करता है, खाद्य पदार्थ पर। कहाँ, खाद्य पदार्थ पर। चलिए ठीक है। उसके बाद में करा शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर। तो अब बताइए शेष कितना बचा, तो कहिएगा इसका जो शेष बचा है वो कितना बचा है, तो 100 में से 36 रुपया खर्च कर दिया तो कितना बचा, 64। इसका कहता है कि 25%, इसका कितना प्रतिशत, 25% जो कहता है कि हम कपड़ा, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करेंगे। ये कहाँ पर करता है, कपड़ा पर भी, चिकित्सा पर भी, और भी चीज़ों पर खर्च करता, उतना लिखना नहीं है। और ऐसा करने पर 25% इसका कितना होगा, तो 64 का 25% निकालेंगे तो कितना होगा, तो 16 रुपया होगा। कितना, 16 रुपया होगा। इस पर एक खर्च कर दिया। उसके बाद में बोला था कि शेष राशि का आधा भाग। तो अब बताइए यहाँ पर शेष राशि कितना बचा, जब 16 रुपया खर्च किया तो बचेगा कितना, 48 रुपया बचेगा। तो कहिएगा यस सर। यहाँ से कह रहा है कि यहाँ का आधा भाग, तो यहाँ का आधा भाग कितना होगा, तो यहाँ का जो आधा भाग होगा वो कितना रुपया होगा, 24 रुपया होगा। और यही नियत राशि आपको किताब में दिया गया है प्रश्न में कि 1,80,000 रुपये बचाता है। तो बताइए शेष का आधा बचाता है 1,80,000, तो यहाँ पर शेष का आधा कितना होगा, 24 रुपया। मतलब 1,80,000 जो रुपया है ये 1 साल में बचाता है। और जब आप प्रश्न को पढ़ रहे होंगे ये पूरा डाटा को, तो सब जगह महीना का चर्चा है। इसका मतलब इसको भी हमें महीना में चेंज करना पड़ेगा। 1 साल का है, अगर हम 12 से भागा देंगे तो 1 महीना का हो गया। और आपको बोला गया ये इतना रुपया बचाता है, तो हम लोग कितना रुपया बचाते हैं, 24 रुपया। तो ये बचत का तुलना बचत से हो गया। आपसे पूछा गया कि बताइए आय कितना होगा, तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब यहाँ पर बच्चे का गलत आंसर कब आए होंगे, इसने 12 से भागा नहीं दिया होगा, प्रश्न को पढ़ने में गलत कर दिए होंगे, क्योंकि उस पर भी इसमें ऑप्शन है। अगर आप 12 से नहीं भागा दीजिएगा और बनाइएगा तो उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको जो बचत 1,80,000 है वो 1 साल का है, और प्रश्न पढ़ रहे हैं तो सब जगह महीना का है, तो आपको महीना का निकालना पड़ेगा। और लास्ट में पूछा भी है आपको मासिक है। अब इसको काटेंगे तो कटता है, तो काटिए। ये 6 दूना 12 काटिए, या 12 गुने 15 करते हैं तो कितना होता है, 180 होता है, और 3 को 0 बैठा देंगे। ठीक है, इसको काटिए, 3 से काटिए तो 3 8 24 और 3 बजे कितना 15, ये 5,000 होगा। उसके बाद में 4 से काटिए, 4 दूना 8, ये कितना बार में कटेगा, 4 से ये 25 बार में कटेगा, और ये 2 से कितना बार में 25 और 00। अभी दोनों का अगर हम गुना करते हैं तो बताइए कितना होगा, 625 और कितना 00। यही आपका इसका क्या है, मासिक आय है हरि का। ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये सवाल था, बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए थे इस शिफ्ट में, जिसका भी होंगे ये ठीक ठाक सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसे सवाल अगर कोई बच्चे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे होंगे तो निश्चित ऐसे आपको कम से कम भी तो 2 से 3 सवाल इस प्रकार का पूछा जाएगा, कम से कम भी। तो मैंने मेंस दिया है तो मुझे पता है कि मेंस में ऐसे कम से कम भी 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। अब आइए हम अपने शिफ्ट वाले आपको बताते हैं, जो मेरा शिफ्ट में पूछा गया है उस पर हम आपको लेके चलते हैं। अगर हम अपने सवाल पर लेके चले तो मेरा पहला सवाल साइंस का है, दूसरा सवाल जो है वो मेरा मैथ का है, उसको पढ़ते हैं। करा 2 कक्षाएं ए और बी है, यदि 7 विद्यार्थी को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है, मतलब भेज दिया जाता है, तो बी में ए से दोगुनी संख्या में विद्यार्थी होंगे। यदि 3 विद्यार्थी को बी से ए में भेजा जाता है तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का बीच धनात्मक अंतर क्या है, ये आपसे पूछा गया। मतलब आपसे लास्ट में दोनों का अंतर पूछा गया। अब सवाल पढ़ने के बाद में नॉलेज हो गया कि हमें करना क्या। तो कह रहा है 2 कक्षा है, एक कक्षा ए है और एक कक्षा कौन सा बी है, और इसमें कहा गया है कि 7 विद्यार्थी को ए से बी में भेजा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं से विद्यार्थी जाएगा, जैसे ए से अगर हम बी में भेजेंगे तो ए से बी में भेजेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। अब बताइए ए से बी में जा रहा है तो इसका मतलब ए में 7 घटेगा और बी में 7 क्या होंगे, जुटेंगे। इस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना। और अगर ऐसा करता है तो क्या होता है कि जब ऐसा होता है तो बी में ए से दुगनी संख्या में विद्यार्थी हो जाता है, बी में ए से क्या होता है, दुगनी संख्या में विद्यार्थी हो जाता है। ये कहने का मतलब हुआ। अगला लाइन लिखा हुआ है कि यदि हम 3 विद्यार्थी को बी से ए में भेजते हैं, 3 विद्यार्थी को बी से ए में भेजते हैं तो बी को माइनस होगा और ए का प्लस होगा।
भेजेंगे तो। और ऐसे में दोनों में कक्षाओं की संख्या क्या होती है विद्यार्थी की बराबर हो जाती है, इसमें दुगना तिगुना नहीं कहा। अब यहीं पर से तो आपका आंसर है, इसका तो कोई यूज भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर हम अंतर करेंगे तो ए बी रहेगा, ए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये 3 जाएगा उधर तो कितना होंगे 6। और आपसे अंतर ही पूछा है कि दोनों कक्षाओं में बताइए अंतर कितना का, तो दोनों कक्षा में तो अंतर का ही शो कर रहा है, बी और ए का अंतर कर रहा है, मतलब बी और ए में कक्षा में अंतर कितने का है, तो 6 का है। और ऑप्शन में आपका 6 है जो कहाँ है 2 नंबर में है, तो इसका कोई यूज नहीं था, आपका इसी से सवाल का आंसर होगी। तो वहाँ पर ध्यान देना कि पूछा क्या हमें है, ये नहीं कि बनाते जा रहे हैं पूरा सोल्व कर रहे हैं, प्रश्न को देखे ही नहीं कि लास्ट में पूछा क्या। हाँ, यहीं पर पूछता कि बताइए कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या क्या है, तो दोनों को हमें क्या करना पड़ता, सोल्व करना पड़ता, एक इक्वेशन तैयार होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें इस जो मेरा शिफ्ट में पूछा गया है वो क्या है। दूसरा सवाल जो मेरा पूछा गया है वो त्रिभुज से है, और समरूप त्रिभुज आप पढ़े होंगे। करा त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, मतलब कि 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज कौन सा है DEF है, ABC और कौन सा DEF। ये दोनों त्रिभुज क्या है आपस में समरूप दिया है, तो आप समरूप का चिन्ह पढ़ते हैं ऐसे है। और इसमें लिखा गया है कि BC बटा EF का मान जो है 1 बटा कितना है 4 है, BC बटा EF का मान कितना है 1 बटा 4 है। इसका मतलब BC का मान कितना है रेशियो में 1 है और EF का मान रेशियो में कितना है 4 है। और आपसे जो पूछा गया क्षेत्रफल से, और वो भी क्षेत्रफल में जो पूछा गया ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल जो आपको पूछा है पहले DEF का पूछा है और नीचे जो क्षेत्रफल पूछा है वो किसका ABC का पूछा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना ध्यान रखना है कि अगर समरूप त्रिभुज है और आपसे अगर क्षेत्रफल पूछा है तो ध्यान रखना कि भुजा के स्क्वायर होते हैं। जैसे भुजा यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो पहले DEF है तो DEF का भुजा कितना है संगत 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी 4 है तो 4 का स्क्वायर, यहाँ कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएंगे 16, नीचे कितना होंगे 1, इसी को आप लिख सकते हैं कितना 16। और यही सवाल में आपका आंसर दिया है 16, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है 2 में दिया हुआ, लेकिन 1 बटा 16 है। अब इसी में जल्दीबाजी में कितना गलती कर देते हैं, नहीं लेकिन मेरा क्या है यहाँ पर सही है, गलती नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना ऑप्शन में भी। अब यहाँ पर ही भुजा से दिया गया, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ होता है, ध्यान रखना कि अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो जो क्षेत्रफल होते हैं इसको मिटाते हैं। क्षेत्रफल जो होते हैं अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्षेत्रफल जो होते हैं उनका होते हैं भुजा का भी स्क्वायर होता है, उनका माध्यिका का भी स्क्वायर होता है और उनका ऊंचाई का भी स्क्वायर होता है। जो भी दिया हुआ रहेगा सबका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, माध्यिका का स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर रेशियो में रहेगा, वो सबका क्या होंगे स्क्वायर होंगे। इस चीज़ों को आपको क्या करना ध्यान रखना। वही चीज़ नीचे आएगा, यहाँ भी भुजा, यहाँ भी माध्यिका, यहाँ भी ऊंचाई, क्योंकि 2 त्रिभुज है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है कि जब 2 त्रिभुज समरूप दिया हुआ रहे और कहे दोनों त्रिभुजों की माध्यिका का अनुपात दिया हुआ है तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होंगे, बस माध्यिका को स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। और अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा और स्क्वायर हटा के उधर अंडर रूट चढ़ जाएंगे तो उसका भुजा और माध्यिका निकल जाएगा। इस चीज़ को आपको क्या करना ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो इसमें पूछा गया मेरा एक कैलकुलेशन से है और ज़्यादा कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। करा कि 4.32 है और गुने 4.32 यहाँ भी है और माइनस 2.64 है और गुने 2.64 और बटा में दिया हुआ है 1.68। देखने के साथ में ही पता चल गया कि ये जो फार्मूला लग रहा है किसका लग रहा है, ए स्क्वायर किसका माइनस बी स्क्वायर का लग रहा है ऊपर में। तो एक बार जोड़ना है तो 4.32 और 2.6 का जोड़िएगा तो वो कितना होंगे 4 और 2 6 और 6 3 9 और 4 और 2 कितना 6 6.96 होंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी बराबर होते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसमें से इसमें घटाइएगा तो वही आएगा 1.68 और नीचे भी कितना है 1.68 है। यहाँ पर एक चीज़ आपको कट देंगे 1.68 से तो आपका बचेगा कितना 6.96। इस सवाल का क्या होंगे आंसर हो गए, जो ऑप्शन नंबर कहाँ 2 में दिया हुआ। तो ये बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो पूछा गया है वो माध्यिका पूछा गया है कि बताइए इसका माध्यिका क्या होंगे। एक आपका नंबर सीरीज दिया हुआ प्रेक्षण करके, उसी को सीरीज में हिंदी में इंग्लिश में सीरीज करते हैं, हिंदी में प्रेक्षण लिखा हुआ। वो सीरीज क्या दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। तो पहले आपसे पूछा गया कि बताइए इसका माध्यिका क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपसे माध्यिका पूछा गया है तो इसमें कंडीशन होते हैं कि कोई भी अगर संख्या दिया हो रहे तो संख्या को पहले क्या करना है, या तो आपको आरोही क्रम में सजाना है या तो आपको अवरोही क्रम में, किसी 2 में से एक में आपको क्या करना पड़ेगा सजाना पड़ेगा। अब जो संख्या दिया हुआ उसको हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो जब संख्या देखते हैं तो इसमें क्या 20 सबसे छोटी संख्या हो रहा, तो 20 हम लिखेंगे। अब देखेंगे 20 कितना बार लिखा हुआ, तो 1 2 3 4
और उसके बाद में 5, 6 बार 20 लिखा हुआ, 6 बार कितना लिखा हुआ, 20 लिखा हुआ, 6 बार कितना, 2 2 4 1 कितना, 6 बार 20 लिखा हुआ। उसके बाद में 20 के बाद में 23 कितने बार लिखा हुआ, तो 23 जो लिखा हुआ आपका एक बार लिखा हुआ, 23 कितने बार लिखा हुआ, एक बार लिखा हुआ। उसके बाद में आपको फिर क्या लिखा हुआ, 25 आएगा, 25 आएगा। अब देखिए सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। एग्जाम में आपको क्या करना, दिमाग लगाना। जैसा ही हम आगे बढ़ेंगे तो अब इसमें हम काउंट करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक संख्या कितना टोटल होगा, टोटल सीरीज में। तो जब गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 15 को टोटल संख्या है। एन का मान कितना है, 15 है। जब एन 15 रहता है मतलब विषम संख्या रहे, एन का मान 15 है तो विषम हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, एन प्लस 1/2वां पद लिखते हैं, ये आपका क्या होंगे, माध्यिका होंगे। लेकिन अगर यही सम संख्या रहता तो कुछ नहीं करते, मतलब एक नहीं जोड़ते, सिर्फ उसी से हम 2 से भागा देते। जैसे एन का मान 14 आता तो इसी में 2 से डायरेक्ट भागा दे देते। लेकिन अगर विषम संख्या रहेगा तो उसमें एक जोड़ करके भागा दीजिएगा। अब बताइए एन का मान 15 और प्लस 1 बटा कितना 2, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8वां टर्म देखना है कि कौन सा संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा है, 25। तो यही आपका क्या होंगे, आंसर हो जाएंगे 25 जो होंगे इसका माध्यिका होंगे। अब हम इसीलिए नहीं आगे लिखे क्योंकि आगे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसी में सीरीज में मिल जाता। तो प्रश्न में जब वहाँ एग्जाम में बनाइएगा तो ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पर कोई चीज़ नहीं लिखना है। और क्या हम एग्जाम में ये चीज़ें लिखते नहीं लिखते, डायरेक्ट उसको गिन करके भागा देते हैं और स्क्रीन पर देखते रहते हैं कि कौन सा संख्या 8वां नंबर पर आने वाली है। हाँ, लेकिन आरोही क्रम में तो सब जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल पूछा गया है वो, हाँ अगला है एलसीएम और एचसीएफ से पूछा गया है। कह रहा है दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 84 दिया हुआ, मतलब एलसीएम कितना दिया हुआ, 84 दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद में इस संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। तो आपसे पूछा है कि संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए किताब कह रहा है कि प्रश्न के हिसाब से कि एलसीएम 84 है, हम लोग भी एलसीएम देखें तो कितना होगा, 6 होगा। आपसे दोनों संख्या का योग पूछा तो 3 और 2 कितना होंगे, 5, कटता है तो काट दीजिए। ये 14 छक कितना होंगे, 84 होंगे, 14 पचे कितना, 70। इस सवाल का क्या होंगे, आंसर होंगे जो ऑप्शन नंबर कहाँ 4 में दिया हुआ है। तो ये भी आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपसे मैथ का इसमें पूछा गया है वो है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, आप पूरा प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। पूछा क्या, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब आइए हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की जो आय होना चाहिए वो कितना रुपया होना चाहिए, 100 रुपया है उस व्यक्ति की आय है, ठीक है। उसके बाद में करा कि 30% बचाता है। तो अच्छा बताइए 30% उसने अगर हम बचाएगा ही तो 30% अगर बचत करेगा तो 100 का 30% कितना होगा, तो 100 का 30% 30 रुपया होगा। अब यहाँ से आप दिमाग लगाइए कि कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाएगा और 30 रुपया बचाएगा तो खर्च कितना रुपया कर रहा होगा, तो कहिएगा 70 रुपया कर रहा होगा। चलिए ठीक है। अगला लैंग्वेज में लिखा हुआ कि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो गया। अब यहाँ से 20% बढ़ जाता है। तो अब बताइए 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। तो 20 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120 रुपये आय हो गया। आगे लिखा हुआ कि वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है। तो पहले 30 रुपये बचा रहा था, अब कहता है कि हम 20% अधिक बचाएंगे। तो बताइए 30 का 20% कितना होगा, 6 रुपया। तो पहले 30 रुपये बचा रहा था, अब 36 रुपये बचाएगा। और उसके बाद में आपसे पूछा गया कि बताइए प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ उसका व्यय में, कितना व्यय में मतलब उसका खर्च में कितना वृद्धि हुआ। तो 120 रुपये कमा रहा, 36 रुपये बचा रहा, तो बताइए खर्च कितना रुपया कर रहा होगा। 10 में से 6 जाएगा 4 रुपया और 11 में से 3 जाएगा कितना, 8। अब पहले 70 रुपया खर्च कर रहा था, अब 84 रुपया खर्च करा, कितने रुपया का वृद्धि हो गया, तो 14 रुपया का। यही आपसे पूछा कि बताइए प्रतिशत वृद्धि क्या होंगे। तो इसका प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो 14 वृद्धि है और 14 वृद्धि है, 14 गुने कितना 100 प्रतिशत निकालने के लिए। और ध्यान रखिएगा अधिक है, वृद्धि का मतलब अधिक, तो अधिक की तुलना कम से करते हैं। तो कम कितना 70, ये 14 पचे 70 हो जाएंगे और 20 पचे कितना 100, यानी 20% का क्या होंगे, वृद्धि होंगे। इस सवाल का आंसर होंगे। आइए इसमें देखते हैं 20% कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा गया शांत अशांत पढ़े होंगे,
शांत अशांत अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसमें लिखा हुआ है कि 6.46 करके ये बढ़ते चला जा रहा है, 6.46 करके बढ़ते चला जा रहा है। और इसको आपसे पूछा गया कि बताइए इसका सही व्यंजक क्या होगा, मतलब इसका भिन्न रूप क्या होगा, और लिखा गया कि इसका भिन्न में बताइए। ऐसे सवालों को आपको क्या करना है, रिपीट कहाँ से हो रहा है, तो देखिए ये दोनों रिपीट हो रहा है, दो यहाँ डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इसको आप लिखने के तरीका ये भी लिख सकते हैं 6.46 और ऊपर में रेकरिंग चढ़ा सकते हैं। रेकरिंग का मतलब होता है वो डिजिट बार बार आ रहे हैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे आसान विधि हम आपको बता रहे हैं कि इस पर रेकरिंग और पॉइंट हटा के पढ़िए कितना दिखाई दे रहा है। तो रेकरिंग और पॉइंट हटाते हैं तो 646 है। अब जिस पर इस पर रेकरिंग नहीं है उसको इसमें माइनस कर दीजिए। तो बताइए रेकरिंग किस पर नहीं है, तो 6 पर नहीं है, 6 माइनस कर देंगे। उसके बाद में तीसरा कंडीशन कहता है जिस पर रेकरिंग है उसके बदले में 9 लिखना है, तो 9 लिख देंगे। इस पर रेकरिंग है तो इसके बदली 9, इसके है तो इसके बदली 9। और जिस पर रेकरिंग नहीं रहता उसको 0 लिखते हैं, लेकिन कब लिखते हैं, पॉइंट के इस साइड में रेकरिंग नहीं रहता। जैसे यहाँ पर 3 रहता तो ये 3 के बदली में 0 लिखते हैं, ना कि इसके बदली में 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, ना कि इसके बदले में 0 लिख देना है। अब आगे यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये 640 होगा और नीचे कितना होगा 99। यही सवाल का आंसर होंगे। ऑप्शन में आपके इतना होंगे जो ऑप्शन नंबर कहाँ 4 में दिखाई दे रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मैथ का सवाल इसमें पूछा गया है, कह रहा 36 के पावर 1/6 का मान क्या होंगे। ये 36 है और इसका पावर कितना है 1/6 है और इसका आपसे मान पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, पहले 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होंगे और उसके बाद में 1/6 है, कटता है तो काट दीजिए, 2 3 6 होंगे, मतलब 6 के पावर कितना 1/3। इस सवाल का क्या होंगे आंसर होंगे, जो कि ऑप्शन कहाँ 4 में दिया हुआ है। और इसमें रूट करके दिया है इस तरह से करके, तो उस तरह से आंसर नहीं होंगे। जिस तरह से आंसर ऑप्शन में है उस तरह से आपको दर्शाना है इसमें। अगला जो सवाल पूछा गया है, हाँ ये सवाल मुझे गलत हुआ है। अब इसमें देखिएगा कहाँ पर गलती हुई थी। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, मतलब वो दावा करता है कि हम जितना में खरीदे हैं, जैसे हम मान लीजिए इस पेन को 20 रुपये में खरीदे हैं, तो हम दावा करते हैं कि कोई हमको लेने आएगा इस पेन को तो हम 20 रुपये में ही देंगे। लेकिन इसमें कहता है कि आगे हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है और जिसमें 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम होता है। अब मान लेते हैं कि तो इसको तौल नहीं सकते हैं, लेकिन तौलने वाला अगर कोई सामान होगा जैसे गेहूं चावल, तो उसमें तौलने में वो घोटाला कर देता है। मतलब कि वास्तव में जो उसमें तौल का जो वजन होता है वो 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वो गलत भार लिखा हुआ रहता है, वो 200 पूरा उसमें नहीं रहता। उसके बाद में कह रहा है कि लेकिन वास्तव में उसका भार कम होता है। इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार को 25% के लाभ होता है। तो परिक्त भार का वास्तविक माप कितना है ये आपसे पूछा गया। अब यहाँ पर हमें गलती क्या होता कि 200 ग्राम का हम इग्नोर कर दिए थे कि ऐसा ही लिखा हुआ, क्योंकि लाभ में 25% पूछा है तो हम 25% से देख लिए कि किस ऑप्शन में 25% लाभ आ रहा। तो जैसे ही देखे 200 ग्राम ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम उसी से निकाल दिए कि 200 ग्राम को अगर हम कम करते हैं तो 1000 ग्राम में से 200 ग्राम हटाएंगे तो 800 और वहाँ से प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो 25% आ जाएगा। मैंने टिक कर दिया। लेकिन इसका यूज है ये जो 200 ग्राम लिखा हुआ कि 200 ग्राम का कम बाट का प्रयोग करता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1000 ग्राम रहेंगे और 1000 ग्राम में तो वास्तविक यहाँ से 200 ग्राम क्या करता है कम बाट का प्रयोग करता है। तो सबसे पहले 200 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 800 आएगा। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 800 ग्राम यहाँ आ गया, यहाँ से आपको कितने प्रतिशत का लाभ होता है 25% के यहाँ कितना होता है लाभ होता है, यहाँ से कितना 25%। अब यहाँ से आपको देखना है कि 25% लाभ होगा तो 800 है और 25% के यहाँ लाभ हो रहा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मान लीजिए कि 800 है और ऑप्शन में हम अगर देखते हैं तो 160 ग्राम, कितना ग्राम 160 ग्राम। तो अगर हम 160 ग्राम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 10 में से 0 बचेगा, 10 में से 6 4 बचेगा और 5 में से 7 में से 1 जगह कितना 6 बचेगा, 640 होगा। अब यहाँ से हम प्रतिशत लाभ निकालते हैं कि 25% आएगा कि नहीं, तो बिल्कुल आ जाएगा। 800 में से अगर हम 640 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, 10 में से 4 जाएगा 6 और 7 में से 6 जाएगा 1 और गुने कितना 100 और अधिक के तुलना कितना कम से 640, 1 0 से 1 0, 16 चौके 64 और 4 पचे कितना 25, यानी इसका आंसर आ रहा है 25%। तो इसका मतलब है 160 ग्राम का क्या होंगे कम होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ 4 में दिया हुआ। तो यही मेरा गलती हुआ था। यहाँ पर गलती कर दिए थे हमने कि यहाँ पर जो मैंने लिखा था वो 25% लाभ जो यहाँ पर ये 200 ग्राम दिया हुआ था वहाँ पर हम इसको यूज नहीं किए थे। डायरेक्ट हम देखे कि 25% लाभ हो रहा, ऑप्शन में 200 ग्राम था तो हमने यहाँ से बना दिया था कि यहाँ से आ रहा है 25% और 200 ग्राम कम है तो 200 ग्राम हमने आंसर कर दिया था। इसका आंसर कितना होंगे 160 ग्राम होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे
अगला जो मैथ का सवाल है वो आपको आयत चित्र से दिया हुआ है। एक डाटा आयत चित्र में पढ़े होंगे, भेड़ आपका वृत्त से रहता है, दंड आलेख रहते हैं, उस तरह से इसमें दिया गया है। और इस फिगर को देखने के बाद में आपको नीचे लिखा गया कि दुकान बी की तुलना में दुकान सी ने कितने प्रतिशत की वस्तु अधिक बेची है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बी और सी की तुलना कहा जा रहा है, एक दुकानदार बी को और एक किसका, सी का। तो इसमें देखिए बी में कितना, दुकान बी की तुलना में दुकान सी ने कितने प्रतिशत वस्तु अधिक बेची। तो बी ने कितना वस्तु बेचा, तो बी ने 1250 वस्तु बेचा। सी ने कितना बेचा, तो सी ने जो बेचा 1500 बेचा। अब इसका आप रेशियो भी निकाल के छोटा कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि आपसे जो लास्ट में पूछा प्रतिशत में, अब कोई भी सवाल अगर प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो संख्या को आप छोटा कर सकते हैं। और फिर कटता तो काट दीजिए, 5 से 25 बार में कट जाएगा, ये 5 से 5 15 30 बार में और कटेगा, 5 5 25 5 6 30। अब कितना ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है। आपसे प्रतिशत पूछा, प्रतिशत वृद्धि, तो 1 गुना कितना 100 और अधिक की तुलना कम से 5, ये 20 बचे कितना होंगे 100, यानी 20% के क्या होंगे, अधिक बेचा है वस्तु कौन, सी ने बेचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल का जो मैथ का है, हाँ वो आपको ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। करा कि कॉस 45 डिग्री है और उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है tan 30 डिग्री और प्लस कॉट कितना डिग्री, 60 डिग्री है। मान रखेंगे और इसका आंसर रहेगा, इसमें मान आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर हम cos 45 डिग्री का मान पूछें तो cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होते हैं। sin 45 का भी मान कितना होता है, 1/√2। tan 30 का मान कितना होंगे, 1/√3 होंगे। और आपसे cot 60 का मान पूछा जा रहा है, तो cot किसका उल्टा है, tan का है, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो cot 60 का कितना होगा, 1/√3 होंगे। अब इसी को कैलकुलेशन करना, ऊपर में 1/√2 होंगे और नीचे अगर हम बात करें तो √3 एलसीएम लेंगे और यहाँ 1 प्लस कितना होंगे, 1 होंगे। मतलब ऊपर में 1/√2 होगा और नीचे होंगे 2 बटा कितना, √3। अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1/√2 को 1/2 रहेगा, ये √3 ऊपर जाएगा, 2 कहाँ नीचे आएंगे। यानी इसका हम सवाल का अगर आंसर देखें तो √3 है और इसको गुना करेंगे तो 2√2 होगा। यही सवाल का क्या होंगे, आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ 2 में है। तो इसमें सिर्फ आपका मान बैठाना था और मान बैठाने के बाद में आप आंसर ला सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, हाँ यहीं पर देखिएगा, ये भी सवाल मेरा मिस्टेक जो किया है। करा कि 2 व्यक्ति है और 56 किलोमीटर की दूरी स्थित 2 स्थानों तक एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आता है, एक दूसरे का मतलब विपरीत दिशा में। पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे व्यक्ति की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। यहाँ पर मेरा जो गलती हुआ था वो 56 किलोमीटर की जगह पर हम 58 किलोमीटर लिखे थे। कितना, ये 56 किलोमीटर है दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक व्यक्ति इधर से जा रहा है और एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, ये दोनों आपस में। और इसकी स्पीड दिया हुआ है, किसका जो स्पीड है वो कितना है, एक का 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक का 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसमें कहा कि दोनों व्यक्ति का दूरी जो होना चाहिए वो 4 किलोमीटर दूरी होंगे, कितने समय में तय करेंगे, जो दोनों के बीच की दूरी 4 किलोमीटर बचना चाहिए। अभी 56 किलोमीटर है लेकिन चलते चलते दोनों के बीच की दूरी 4 किलोमीटर तक बचना चाहिए। अच्छा बताइए, दोनों का दूरी अगर 4 किलोमीटर तक बचेगा, इसका मतलब तय कितना करेगा, तो 56 में से 4 घटा दीजिए, 52 किलोमीटर तय करेगा। अब इसी में दोनों का समय लगेगा कि 52 किलोमीटर में कितना दूरी तय किया, कितना समय में तय किया। तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है, 14 और 12 जोड़ेंगे तो कितना, 26। आपसे समय पूछा है तो समय बराबर दूरी बटा चाल होते हैं, 26 दूना कितना 52, यानी 2 घंटा का क्या लगेगा, समय लगेगा। यही सवाल का आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ 3 में दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रेशियो का सवाल है और रेशियो का वो आसान है। रेशियो में जो लिखा हुआ है x/y का मान जो दिया हुआ है वो कितना है, 8/3 दिया हुआ है। उसके बाद में x + y पूछा है और उसके बाद में x - y पूछा है, ठीक है। इसका रेशियो क्या होंगे, अब आप मान बैठाइए, x का मान 8 होंगे और y का मान कितना होंगे, 3 होंगे। तो 8 और 3 यहाँ 11 हो जाएगा और 8 में से 3 जाएगा कितना, 5, यानी 11 कितना होंगे, 5 होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा आंसर सही से टिक करना, ऑप्शन में 11/5 भी है, 5/11 है। तो किसी का अगर गलती होंगे मिस्टेक से तो यही होगा कि 11/5 या 5/11 में टिक करने में, लेकिन मेरा क्या था, सही था, इसमें गलती नहीं हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो मैथ का सवाल इसमें जो आपसे पूछा गया है, कौन सा है, हाँ आगे एक घन से पूछा गया है
कह रहा है एक घन जो है, यदि एक घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम है, मतलब एक घन है। अब घन वहाँ पर बनाना नहीं है, हम समझाने के लिए आपको बना रहे हैं, एग्जाम में इस तरह से बनाना नहीं है। एक घन है और इसका जो वजन दिया हुआ वो कितना है कि इस घन का वजन 25 ग्राम है। कितना ग्राम है? 25 ग्राम है। चलिए ठीक है। 28 सेंटीमीटर चौड़े और 5 सेंटीमीटर मोटे संगमरमर के एक ब्लॉक का भार 112 किलोग्राम है। कितना है? 112 किलोग्राम है। ब्लॉक की लंबाई क्या है? मतलब इसमें कहा चाह रहा है कि एक जो ब्लॉक है, एक जो घन है, उस घन को पूरा जो मान लीजिए एक घन ए है, एक घन पूरा बड़ा है, उस बड़े घन का जो कह रहा है, इस बड़े घन का जो वजन है वो कितना है? 112 किलोग्राम है, केजी है। और आपसे जो ऑप्शन में ब्लॉक की लंबाई पूछा जा रहा है वो सेंटीमीटर में, तो ऑप्शन में भी ध्यान देना कि हमसे सेंटीमीटर में पूछा है, मीटर में पूछा है, उसके हिसाब से मात्रा को चेंज करना पड़ता है। और ग्राम का रिलेशन सेंटीमीटर से होता है और मीटर का रिलेशन केजी से होता है। तो आपसे जो ऑप्शन में सेंटीमीटर में पूछा गया तो इसका मतलब है केजी को हमको ग्राम में बदलना पड़ेगा। अच्छा बताइए, इतने बड़े घन का वजन कितना है? 112 केजी है। और ऐसे ऐसे एक घन का जो छोटे घन का ग्राम वजन है वो 25 ग्राम है। तो इसको अगर हम 25 से भागा देंगे तो कितने घन बनेगा इसमें, वो हमें पता चल जाएगा कि कितने घन ऐसे ऐसे बनेंगे। तो आप बताइए, मतलब कि 112 है, केजी है, अगर इसको हम ग्राम में बदलेंगे तो कितना होगा? 1000 ग्राम। और 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने घन आएंगे वो हमें पता चल जाएगा। अब इस घन को जो बनाना है 25 का, उसकी लंबाई कह रहा है कि लंबाई जो है वो 28 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना है? 5 सेंटीमीटर का। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ब्लॉक की लंबाई कितना, तो 1 से मान लीजिए। अब इसी को काट छाट करना है कि आगे आंसर आ जाएंगे। करता तो काट दिए, 28 चौके कितना होंगे? 112, और 5 से 5 दूना 10, ये 200 होंगे, और यहाँ से 25 अठे कितना? 200, और 8 चौके कितना? 32, मतलब 1 बराबर कितना सेंटीमीटर? 32 सेंटीमीटर होंगे। यानी जो घन बनाना चाह रहे थे 28 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर, इस तरह से करके, तो उसका जो इस तरह से आएंगे एक, और इसका जो माप आएगा वो 32 सेंटीमीटर का होगा। जो इसका आंसर कहाँ है? इसका आंसर कहाँ? 32 सेंटीमीटर, जो 2 ऑप्शन में है। मतलब 28 सेंटीमीटर चौड़ाई था, अब 5 सेंटीमीटर मोटा था। आपसे लंबाई पूछा जा रहा था तो लंबाई कितना होगा? 32 होंगे। ये बिल्कुल आपको समझ में आए होंगे। एक घन है 25 ग्राम का, एक बड़ा घन का वजन 112 केजी है। अब कब केजी में रखना, कब ग्राम में रखना, उसके लिए क्या करना, ध्यान रखना कि ग्राम का रिलेशन सेंटीमीटर से और केजी का रिलेशन आपको कहाँ होता है? वो मीटर से होता है। ऑप्शन में आपको जो दिया हुआ वो पूछा गया कहाँ? सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब है कि ग्राम, केजी को हमको ग्राम में बदलना पड़ेगा। जहाँ जहाँ केजी रहेगा ग्राम में कर देंगे। और एक घन का वजन 112 केजी है ब्लॉक का, एक का है 25 ग्राम। अगर हम 25 से भागा दे देंगे तो कितने वैसे वैसे घन होंगे वो हमें पता चल जाएगा। और इसी घन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए लंबाई कितना होंगे, तो आयतन इधर और आयतन इधर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एज से सवाल पूछा गया है, और इस सवाल में अगर जो दिमाग नहीं लगाएगा तो बनाते बनाते इसको बनेगा भी नहीं, आंसर भी नहीं सही से आएगा, जिस तरह से सवाल पूछा गया। ऐसे हर शिफ्ट में पूछे गए। ये एज का सवाल जो इसमें पूछा गया हर शिफ्ट में डाला, और हर शिफ्ट में कम से कम 3 से 4 सवाल ही मुश्किल है, ज़्यादा नहीं। करा यदि पहले तो नाम ही दिया ऐसा करके सब नाम सेम ही लगता। करा अमिता अपनी सहेली अमृता, अमिता अपनी सहेली अमृता, मतलब ये अमिता है और इसकी सहेली कौन है? अमृता है, से 2 वर्ष बड़ी है। मतलब अमिता जो है वो अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, तो अमृता यहाँ पर +2 कर देंगे। यही है कहना चाह रहा है। आगे अब सवाल को पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में बनाएंगे। पहले पूरा सवाल को हम बार बार बोल रहे हैं कि एग्जाम में जब भी बैठिए तो पूरी सवाल को पढ़ लीजिए, उसके बाद में ही क्रम लगाना। जब जैसे ही पढ़ते हैं तो करा कि अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। चलिए यहाँ से ठीक है, इसका मतलब पता चल रहा है हमको इस लाइन से क्या, कि अमिता और अमृता में अंतर कितने साल का है? 2 साल का है। इसके बाद में अगर इसको अमृता के इधर लाएंगे तो अंतर कितने साल का होगा? 2 साल का। आगे लिखा हुआ कि अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दोगुनी है, और अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दोगुनी है। अमिता के पिता और अमृता की बहन की आयु में 43 वर्ष का अंतर है। ये सब लैंग्वेज कहा जा रहा है, लेकिन लास्ट में पूछा क्या? लास्ट में पूछा है कि अमिता और अमृता की आयु में बीच का अंतर क्या है? क्या पूछा है कि अमिता और अमृता में आयु का बीच का अंतर क्या है, ये आपसे पूछा। तो बताइए बाबू, जो पूछा गया वही तो लिखा गया है यहाँ पर लाइन में जो पहली लाइन में यही तो लिखा गया। यानी जो पहला लाइन में लिखा गया है कि अमिता जो है अमृता से 2 साल बड़ी है, और यहाँ से हम क्लू निकाल सकते हैं कि अमिता और अमृता में जो अंतर होंगे वो कितने साल का होगा? 2 साल का। यही लास्ट में पूछा है। ना आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, ना आपको पूरी पढ़ने की ज़रूरत थी। अगर एक बार पढ़ लेते और अगर माइंड लगाते कि इसका अंतर तो बिल्कुल पहली लाइन में दिया हुआ, तो वही इसका आंसर होते।
तो इस सवाल का आंसर 2 वर्षीय होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ 1 में दिया हुआ। और ये सवाल ऐसे करके हर एक शिफ्ट में पूछा, नाम चेंज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि ये गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 256 मीटर है। ये गोला है और उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ वो कितना है, 256 पाई मीटर स्क्वायर दिया हुआ। इसका व्यास ज्ञात करना है। ये गोला है। अच्छा बताइए, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं। ये 256 पाई है। कटता तो काट दीजिए इसको। ये पाई से पाई कट जाएंगे। ये 4 से कितना, 4 छक 24 और 4 चौके 16, यानी आर स्क्वायर का मान कितना आएंगे, 64 आएगा। तो आर का मान कितना होंगे, 8 होंगे। अच्छा, ये 8 मीटर क्या है, त्रिज्या है। तो व्यास निकालेंगे तो 8 गुना कितना होंगे, 2, 8 दूना कितना होंगे, 16 मीटर। ऑप्शन में 8 मीटर भी दिया हुआ, सतर्क से रहना है। जो मारे होंगे 8 मीटर वो सही से नहीं पढ़े होंगे कि त्रिज्या है, व्यास है, ये मिस्टेक होते हैं एग्जाम में। तो इसका आंसर कितना होंगे, 16 मीटर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि एक फुटबॉल के विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे 18% के लाभ होता। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 826 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मान लेते हैं कि वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना रुपया है, हम 100 रुपया मान लेते हैं। अब अंकित मूल्य अगर हम 100 रुपये मानते हैं तो कह रहा कि अंकित मूल्य पर बेचा है तो उसे 18% के लाभ होता। अच्छा बताइए, अंकित मूल्य पर अगर 18% का बेचेगा तो उसका नहीं कह रहा, यदि एक फुटकर विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% के लाभ होता। ठीक है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 826 रुपया है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 826 रुपया। ठीक है, 826 रुपया, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा, अगर हम अंकित मूल्य 100 रुपया मानते हैं, अंकित मूल्य कितना, 100 रुपया। ठीक है, और 18% अगर इसका हम लाभ लेंगे तो कितना होंगे, 118 रुपया होंगे। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 118। और क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो अंकित मूल्य भी 100 और क्रय मूल्य के यहाँ भी कितना मानना पड़ेगा, 100 मानना पड़ेगा। क्या कटेगा ही, अगर कटता है तो काट दीजिए। ये 7 से शायद कट जाएगा, 8 7 56 और 7 और 5 12 और 7 1 कितना 8, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ इसका आंसर कितना होंगे, 700 रुपये होंगे। इस सवाल का आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ 1 में दिया हुआ। तो ये भी आसान था, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा वहाँ जो स्टार्टिंग में लिखा हो उससे आपको लगेगा कि क्या पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, 48 पुरुष एक काम को 5 दिनों में कर सकता है जबकि 40 महिला उसी काम को 9 दिनों में कर सकती है। क्या कह रहा है कि 48 को पुरुष है, पी से पुरुष कर देते हैं, एक काम को कितने दिनों में, 5 दिनों में कर सकते हैं। जबकि यही 40 महिला है, एम से महिला कर देते हैं, इस काम को कितना दिनों में, 9 दिनों में कर सकते हैं। तो 4 पुरुष और 6 महिला मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। पहले यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, कटता है तो काट दीजिए। ये कितना होंगे, 8 5 40 और 8 6 कितना 48। ये 5 से 5 काट देंगे, ये 3 2 6 और कितना 3 3 9। यानी पुरुष और महिला में अगर हम अनुपात निकालेंगे तो ये 3 इधर आएगा और ये 2 किधर इधर जाएगा, यानी पुरुष और महिला में अनुपात 3:2 का। और आपसे लास्ट में पूछा गया कि 4 गो अगर हम पुरुष लगाएं काम पर और 6 गो महिला लगाएंगे, और का मतलब क्या होते हैं, प्लस होते हैं। 6 गो अगर महिला लगाते हैं तो ये दोनों मिल करके काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे, तो x मान लीजिए। अब इसके बराबर करने के लिए या तो इसका हेल्प लेना पड़ेगा या तो इसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हमें हेल्प लेते हैं, 48 पुरुष को ये 5 दिनों में करता है तो ये दोनों यहाँ से बराबर होगा। अब इसी में जो पुरुष और महिला का आप रेशियो लाएँ, बैठाइए और देखिए, इसको आप लिखिए नहीं, माइंड से ही इसमें लगाइए, क्योंकि वहाँ पर टाइम भी बचाना होता है। तो 3 रखेंगे तो 4 या 12 होगा, 2 रखेंगे महिला की जगह पर 12 होगा, तो 12 12 कितना होंगे, 24 100 हो जाएगा। आगे करेंगे, 48 पी है तो पी का मान 3 है। अब 48 में आप 3 से गुना मत करिए, ऐसा ही लिख दीजिए 48 गुना 3 और लास्ट में कितना गुना 5 है। करता है तो काट दीजिए, 24 दूना 48। कितने यहाँ पर गुना करेगा, गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 दूना 6 5 कितना होंगे 30। यही सवाल का आंसर होंगे कि यदि हम 4 गो पुरुष और 6 गो महिला लगाते हैं तो 30 दिन में काम को समाप्त करेगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ 4 में दिया हुआ। अगला साधारण ब्याज से सवाल पूछा गया है और जो कि वो बिल्कुल आसान है। साधारण ब्याज में जो लिखा गया है, कह रहा है कि एक साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो क्या है, 7/5 होता है 4 वर्ष में, मतलब 5 से 7 हो जाता है। टाइम कितना लगता है, तो 4 वर्ष लगता है। दर पूछा है तो बताइए ब्याज कितने रुपया, 2 रुपया। ब्याज गुने कितना 100, मूलधन कितने 5 और समय कितने 4 वर्ष। ये 20 25 100, 2 दूना 4 और 2 दहाँ के कितना 20, यानी 10% का क्या होंगे, दर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ 4 में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे जो मैथ का सवाल इसमें पूछा गया है, यदि किसी संख्या के 60% को 120 जोड़ा जाए तो परिणामी स्वरूप वह संख्या प्राप्त होती है। यदि किसी संख्या का 60%, कोई भी मान लेते हैं संख्या, 100 भी मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं, यदि संख्या का हम 60% प्राप्त करते हैं तो अगर यदि किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाए, मतलब किसी संख्या के 60% में 60% को 120 में जोड़ा जाए, 60% हो गया संख्या का, और इसमें 120 जोड़ दीजिए तो परिणामी स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है। तो वही संख्या का मतलब कितना, x। तो उस संख्या का 60% कितना होगा, उस संख्या का कितना होगा, 60% कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा। अच्छा, कोई भी संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होती है, 100% होती है, 100% वहाँ लगा सकते हैं। अब इसको उधर करिए तो कितना बचेगा, 100% में 60% जाएगा तो 40% बचेगा, कहिएगा यस सर। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि यहाँ से अगर ये 40% बचेगा तो 40% अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कितना, 120 होंगे, ये 40 या कितना 20 कट जाएंगे, मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 3%। कितना, x% बराबर कितना, 3, यानी x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। उसके बाद में यहाँ से जो पूछा गया आपसे कि बताइए संख्या का 60% क्या होंगे, तो संख्या का 60% कितना होगा, तो 300 को अगर हम 60% निकाल लेंगे तो कितना होगा, 180 होगा, जो कि इसका आंसर होंगे जो ऑप्शन नंबर का 4 में दिया होगा। तो लैंग्वेज लिखा हुआ तो इस तरह से खाली करके, और कुछ नहीं है। संख्या का आप 100 मानिएगा तब भी बना सकते हैं 100 मान के, लेकिन वहाँ पर क्या होंगे, थोड़ा सा आपको मिस्टेक कर जाएगा। अगर 100 मानिएगा तो क्योंकि ये डिजिट में इसको जोड़ना है तो वहाँ पर ऐसा ना करें कि 120 और 60 जोड़ दें तो 80 हो जाएगा, इसलिए हम वहाँ पर 60 नहीं लिख रहे हैं, x मान लिए। अगर हम यहाँ पर 60 लिख देते तो जोड़ देते तो फिर वो गलत हो जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो आपका माध्यक से है। कह रहा है कि यदि किसी आंकड़े का माध्य जो 65 है, मतलब कि माध्य कितना दिया हुआ, तो माध्य उसका 65 दिया हुआ, उसका बहुलक कितना है, तो बहुलक जो दिया हुआ वो कितना है, 23 दिया हुआ। आपसे पूछा कि बताइए इसका अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करते हुए माध्यक क्या होंगे। अब इस तीनों को मिला करके आपने क्या फॉर्मूले नज़र आ रहा होगा कि बहुलक बराबर, हम पढ़े हैं सर, बहुलक बराबर एक फार्मूला जानते हैं, 3 माध्यिका और माइनस क्या होते हैं, 2 माध्य होते हैं, यही होते हैं। बस जहाँ जहाँ दिया हुआ मान बैठाइए। बहुलक का मान कितना है, 23 दिया हुआ है, ये 3 है, और गुणे माध्यिका का मान कितना है, 65 है, और -2 है, और माध्य का मान आपसे निकालना है तो x मान लीजिए, जो भी मानना है। माध्य का मान कितना है, माध्यिका को आपको मान निकालना है, सॉरी x कर दीजिए, और माध्य का मान कितना है, तो माध्य का मान 65 है। यही होता है एग्जाम में भी, सही से नहीं पढ़े माध्यिका तो इस तरह से गलतियां होती है, सबसे होती है। 23 बराबर करेंगे तो ये 3x होंगे, और 65 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 130 होगा। 130 इधर प्लस खो करेगा तो कितना होगा, 153 हो जाएगा ना, 153 हो जाएगा, और बराबर कितना, 3x, एक कटता तो काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, मतलब x का मान कितना होंगे, 51 होंगे। x किसको माने थे, माध्यिका को, यानी माध्यिका का मान कितना होंगे, 51 होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ 4 में है। तो ये पूरे सवाल थे, मैंने 75 तक इसमें जितने भी सारे सवाल इस शिफ्ट में पूछा गया था 27 तारीख को, वो मैंने इसमें आपको सोल्यूशन करवाया। अब इससे आपको क्या अनुभव हो रहा कि इसमें लगभग 2-3 सवाल बस ऐसे हैं कि थोड़ा सा टाइम लेंगे, समझने में प्रॉब्लम होंगे, इस तरह से करके। बाकी इसमें कोई मुश्किल सवाल नहीं था। जैसे एज वाला एक सवाल था, वो थोड़ा सा मुश्किल सवाल थे, जिसमें 2 वर्ष का अंतर था। तो बाकी आपकी सब जो है वो धीरे धीरे करके जितने भी सारे शिफ्ट में हुए हैं हम बताएंगे, क्योंकि मेरे पास में जितने भी सारे सुविधाएं हैं उसी के हिसाब से मैं बता सकता हूं। एक वीडियो को बनाने में, अभी से हमें लोड करने में कम से कम सब मिला के 2.5 से 3 घंटे चले जाते हैं। तो क्योंकि हमको मैथ के प्रश्न जब बताएंगे तो उसमें लगाना पड़ता है, और जब हम बताते रहते हैं तो वहाँ पर दिखाई हमें नहीं देता, वो बाद में हमें लगाना पड़ता है उस प्रश्न को। जब वीडियो बना लेते हैं उसके बाद में टाइम लगती है, और सब चीज़ देखना पड़ता है, ड्यूटी वगैरह, इसलिए टाइम लगती है। लेकिन जितने भी सारे सवाल ALP में हुए हैं धीरे धीरे करके मैं सारा सोल्व करवा दूंगा, जितने भी सारे शिफ्ट में पूछे गए, लेकिन टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में सारा सवाल सोल्व करवा दूँ, 2 दिन में। वो कब होते हैं, जब डिजिटल बोर्ड वगैरह रहते हैं कि एक बार सवाल ला दिए और बताते चले गए। चलिए कोई बात, सब धीरे धीरे सब चीज़ें होती हैं, लगन से मेहनत करते रहना है, सब काम होंगे, जो चीज़ आप चाहिएगा सब चीज़ होंगे, बस उसके हिसाब से मेहनत करते रहनी है। बाकी सब शिफ्ट में ऐसा ही पूछा गया, किसी शिफ्ट में 2-3 सवाल मुश्किल, किसी में 4, बस इसके अलावा नहीं। बाकी जितने भी सारे सवाल पूछेंगे आसान। इससे ज़्यादा रीजनिंग थोड़ा सा मुश्किल है, रीजनिंग इससे अच्छे लेवल का, रीजनिंग जो पूछा गया इससे अच्छे लेवल का है ALP में। और जब आपकी साइंस तो भी जाने करते हैं, साइंस जो पूछा गया वो भी अच्छा है। मैथ का थोड़ा सा लेवल और हाई रहना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है।
अब ये सवाल ALP में अगर CBT 2 रहेगा तो ऐसा नहीं रहेगा, CBT 2 में थोड़ा सा सवाल मुश्किल रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।